ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाम क्या है, नाम के एम क्या है, यानी कि फीचर्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनानी शुरू की, ये मैं सीरीज लेके आऊंगा एक बीए फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की। लेकिन ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th में भी है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज शुरू करते हैं, बड़े अच्छे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाम है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, नाम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है भाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। नॉन का मतलब अगर नॉन लग गया तो इसका मतलब है नहीं, नेगेशन का सेंस देता है ये। अलाइ का मतलब होता है फ्रेंड या मित्र, और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा आंदोलन जिसमें फ्रेंड हम ना बने। अब हम फ्रेंड ना बने यानी कि अलाई ना बने, तो किसके अलाई ना बने? तो इसके लिए जानते हैं कुछ बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो आप सभी को याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था हमारा 1945 में, तो 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो पूरा विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट जिसको हम यूएसए ब्लॉक बोल सकते हैं या वेस्टर्न ब्लॉक बोल सकते हैं, या हम उस ब्लॉक को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी बोल सकते हैं उस पार्ट में। और दूसरा हमारा जो पार्ट था सेकेंड वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड बोलो, ईस्टर्न वर्ल्ड बोलो, यूएसएसआर ब्लॉक बोलो या सोवियत यूनियन बोलो। तो इन दो पार्ट में हमारा पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। अब डिवाइड क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो ये दो ही सुपर पावर बची थी। अब दोनों सुपर पावर की ये सोच थी कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी है ना, वो हम पूरे विश्व में फैलाए। अब क्यों विश्व में फैलाए? ताकि अगर हमारी आइडियोलॉजी पूरे विश्व में फैलेगी, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, तो हमारे साथ ज्यादा कंट्रीज जुड़ेगी, हमारे साथ ज्यादा कंट्रीज जुड़ेगी तो हमारी पावर बढ़ेगी। तो अब इसमें जो यूएसएसआर या जो रसिया था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म को, यानी कि वो चाहता था कि गवर्नमेंट डोमिनेंस बढ़े, पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशलिज्म फैले। और जो हमारा यूएसए था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? उसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। वो चाहता था कि हम इंडिविजुअल को फ्रीडम दें और कैपिटलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलाएं, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से फुली डेमोक्रेटिक वो चाहता था। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी को लेके इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होना शुरू हो गया। दोनों सोचते थे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस हो, हमारे साथ ज्यादा कंट्रीज जुड़े। तो इस चक्कर में दोनों कंट्रीज ने क्या किया? अपने अपने साथ अपने देशों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे यूएसएस जो रसिया था, उसने अपने साथ 14 और कंट्री जोड़ के, एक रसिया था तो टोटल 15 कंट्री जोड़ के रसिया यूएसएसआर बना लिया। भाई यूएसएसआर बना लिया, यानी कि अपना एक सेकंड वर्ल्ड बना लिया। ऐसे यूएसए ने अपने साथ कुछ देशों को मिला के अपना एक पार्ट बना लिया, यानी कि अब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बंट चुका था। अब इनके बीच में शुरू हो चुका था कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि जहां पे वॉर आप आर्म से नहीं कर रहे, अब कोई एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली आप वेपन से लड़ाई नहीं लड़ रहे, उसमें लड़ाई होती है कि एक दूसरे को हमें नीचा शो करना है, यानी कि उससे ऊपर हमें उठना, दूसरे को इतना डोमिनेंस नहीं होने देना। चाहे पॉलिटिकल में भी हमारा नाम ज्यादा चले, आइडियोलॉजी भी हमारी फॉलो हो, हम उससे वेपन की रेस में भी हम उससे आगे जाए, यानी कि इकोनॉमी की रेस में भी हम उससे आगे जाए, हर तरीके से हम उससे आगे जाए, डोमिनेंस करें, दूसरी कंट्री को, दूसरे ब्लॉक को ऊपर ना बढ़ने दे। ये होता है कोल्ड वॉर, यानी कि जिसमें आर्म से लड़ाई नहीं होती, वेपन से लड़ाई नहीं होती। आर्म बोल रहा हूं मैं, ARM, ठीक है, इसको आर्म नहीं बोल सकता, तो आर्म माने वेपन से लड़ाई ना हो। तो ये शुरू हो चुका था भाई कोल्ड वॉर। अब जब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बंट चुका था, तो कुछ देश ऐसे थे जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हो रहे थे, जिनको हम बोलते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट, वो अभी अभी आजाद हो रहे थे। तो उन देशों को क्या कर रहे थे? दोनों पावर ब्लॉक अपनी अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। भी जिसकी ओर ये मिलेंगे उनकी पावर बढ़ती जाएगी। तो अब बात आती है इंडिया की, यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके जो कुछ देश अभी इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और कुछ जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके देश इंडिपेंडेंट हो रहे थे, इनको भी वो मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू, और मैं और के नाम भी बोलूंगा क्योंकि 5 देश मिले थे उस नाम को बनाने के लिए, बेसिकली 3 थे, 2 बाद में और मिले थे, वो अपने अच्छे से जानेंगे। तो इनकी ये सोच थी कि हम भाई किसी भी पावर ब्लॉक में ना मिले, क्योंकि अगर हमने किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करा, चाहे हमने वेस्टर्न ग्रुप को यानी कि यूएसए वाले को ज्वाइन करा, चाहे हमने रसिया वाले को ज्वाइन करा यानी कि ईस्टर्न ग्रुप को, ईस्टर्न ब्लॉक को हमने ज्वाइन किया, तो एक को ज्वाइन करने से दूसरा क्या हो जाएगा? हमसे नाराज हो जाएगा, दूसरा हमारा एनिमी बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उनको यह लगा कि अगर हमने ज्वाइन कर लिया
किसी एक ग्रुप को, और तो दूसरा ग्रुप क्या सोचेगा कि भाई इसके पास कंट्रीज बढ़ती जा रही है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, तो वो दूसरे देशों को अपने अंदर मिलाएगा। तो ऐसे तो कभी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली और एक हमारी फ्रीडम चली जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इन दोनों ग्रुप में से किसी को भी हम ज्वाइन ना करें, हम अपने इंडिपेंडेंट रहें, यानी कि नाम बना ले नॉन अलाइंड मूवमेंट बना लिया। फिर उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू कर दिया। तो आज हम शुरू करते हैं, एकदम अच्छे से देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। फर्स्ट वर्ल्ड, जिसको अपने वेस्टर्न वर्ल्ड करके भी बोल सकते हैं, या वेस्टर्न ब्लॉक बोल सकते हैं, यूएसए ब्लॉक बोले, और दूसरा कौन सा था, सेकंड वर्ल्ड, जिसे हम ईस्टर्न ब्लॉक करके बोले, चाहे सोवियत यूनियन बोले, जो यूएसएसआर था। इन दो में पूरी कंट्री डिवाइड हो गई थी, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, सॉरी, कब, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। हम किसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाम कैसे बना। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा ना, वैसे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ना थोड़ा। तो आगे देखो, तो द conflict or tense between these two power blocks was termed as Cold War। अब जो इन दोनों जो पावर ब्लॉक थे, इन दोनों के बीच में जो टेंशन अराइज हुई दोनों को, कि अपनी अपनी वो आइडियोलॉजी को ऊपर लेके चले, डोमिनेंस ना कर पाए दूसरी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर, तो यहां से जन्म होता है कोल्ड वॉर का। क्योंकि कोल्ड वॉर क्या था वो मैंने बता दिया कि आपस में आम से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई थी कि हमारी आइडियोलॉजी सुपीरियर रहे, हम ज्यादा वर्ल्ड के साथ, हम ज्यादा देशों को हमारे साथ जोड़ पाए। ठीक है भाई। अब आगे देखो, द कंसेप्ट ऑफ नाम इमर्ज ड्यूरिंग दिस सिचुएशन एज मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक्स एंड रिमेन नॉन अलाइंड। तो उसी टाइम में क्या हुआ, ये कंसेप्ट आया नाम का, उसी टाइम जब पूरे वर्ल्ड दो पार्ट में बंट चुका था तभी नाम आया। तब कुछ कंट्रीज ने ये सोचा कि भाई हमें इसको ज्वाइन नहीं करना, जिसमें पहले 3 कंट्रीज मेन थी, जिसमें हमारा देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो इस आइडियोलॉजी को लेके आने वाले या इस ग्रुप को बनाने वालों में मेन थे कि हम नॉन अलाइ रहेंगे, हम किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो था नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। आगे देखो भाई इसकी मीनिंग क्या होती है, अगर इसकी मीनिंग या डेफिनेशन जाने तो क्या होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्या था कि इट इज द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ सोवियन स्टेट अकॉर्डिंग टू विच इट डज अलाइन या ज्वाइन, सॉरी इट डजंट अलाइन लिखना था यहां पे, इट डजंट अलाइन है, it doesn't align or join itself with any of the 2 power block and at the same time actively participate in world affair or cold war। भाई क्या था कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ना, वो उसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था कि हमें इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी खुद की बनानी है, हमें स्वतंत्र स्टेट बनाना है, हमें स्वतंत्र रहना है। अगर हम किसी एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उसके क्या हो जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे। और हम अभी अभी वो सारी कंट्रीज वो थी एशिया और अफ्रीका वाली जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो ये किसी के गुलाम भी नहीं बनना चाहते थे, और ये चाहते थे कि अगर हम किसी को भी पावर हम गुलाम नहीं बनेंगे, यानी कि हम किसी भी पावर जो ब्लॉक है उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम वैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, वर्ल्ड अफेयर में या इस कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने में। कैसे भाई, क्योंकि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे किया, इन्होंने अपना एक तीसरा वर्ल्ड बना लिया नाम के नाम से, जिससे अब ये इंटरनेशनली लेवल पे अपने खुद के डिसीजन खुद लेने लग गए। एक इन्होंने क्या किया, कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कैसे करनी शुरू कर दी, क्योंकि कोल्ड वॉर को रिड्यूस अपने आप होने लग गया कि इन जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे वो किसी भी पावर ब्लॉक में जब ज्वाइन नहीं होंगे तो एक पावर ब्लॉक की पावर नहीं बढ़ेगी। अगर एक पावर ब्लॉक की पावर नहीं बढ़ेगी तो दूसरे की पावर दूसरा वाला भी बढ़ाने की नहीं सोचेगा। तो इस तरह से इन्होंने वर्ल्ड पीस क्रिएट करने के लिए, हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करने वाला जो अलाइड मूवमेंट था वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे अफ्रीका और एशिया वाले, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी पावर ब्लॉक को ना ज्वाइन करते हुए हम अलग रहेंगे, हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस कोल्ड वॉर जो चल रहा है दोनों के बीच में, इसको रिड्यूस करने की भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को एक ग्रुप में नहीं मिलने देंगे, तो अपने आप ही दूसरे वाला भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने क्या कोशिश करी भी देखो, तो एट द सेम टाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन वर्ल्ड अफेयर और कोल्ड वॉर ट्राई टू रिड्यूस इट,
टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। तो नाम वाले जितनी भी कंट्रीज थे इन्होंने क्या कोशिश किया कि हम क्या करें, पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेट करने की कोशिश करें, हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर कोल्ड वॉर को हम बढ़ाते रहे, क्योंकि हम अगर किसी एक पावर ब्लॉक में ज्वाइन हुए तो दूसरा पावर ब्लॉक अपनी पावर बढ़ाएगा, ऐसे करके ये कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं होगा, हो सकता है ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने का। ठीक है, अभी तो नाम की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो आगे नेक्स्ट है हमारा कि उसके बाद जो ये दो टॉपिक हमारे हो गए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने जाना कि क्या था, उसके बाद हमने जाना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्किटेक्ट और फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम। भाई ये फाउंडिंग कर लेना, फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, कि नाम को बनाया किसने था। तो नाम को बनाने के लिए बेसिकली 5 कंट्री का नाम आता है, लेकिन उसमें 3 कंट्री मेन थी जिन्होंने पहले बनाया, उसके बाद 2 कंट्री ने उनको साइन करके ज्वाइन कर लिया था। तो वो देखो, तो इसकी जो पहली समिट थी या मीटिंग थी नाम की, वो 1961 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके में भी पूछा जाता है, यानी कि कंपटीशन में। सितंबर 1961 में इसकी फर्स्ट समिट हुई, यानी कि मीटिंग हुई, जो कहां पे हुई, बेलग्रेड में, जो कहां है, यूगोस्लेविया के अंदर है। उसके बाद क्या था, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मीटिंग थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पीएम थे, जोसेफ ब्रोज टीटो जो यूगोस्लेविया के पीएम थे, गमल अब्देल नसेर जो पीएम थे इजिप्ट के, ये तीनों इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा इन्होंने। तो दीज 3 वर नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ या आर्किटेक्ट ऑफ नाम, यानी कि ये 3 मेंबर थे जब समिट हुई थी 1961 में बेलग्रेड के यूगोस्लेविया में, बेलग्रेड में जो यूगोस्लेविया में जहां पे ये समिट हुई, पहली मीटिंग हुई। तो इसमें इन 3 व्यक्तियों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, इससे ये फाउंडिंग फादर कहलाते हैं नाम के ये 3। अब मैंने बोला कि वैसे ये 5 है, भी कई बुक वाले ऐसे बोलते हैं कि फाउंडिंग फादर अगर आप गूगल भी करोगे तो 5 नाम आ सकते हैं। वो 5 क्यों आ सकते हैं, क्योंकि वो जो 2 और है वो तुरंत उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इसके बाद, इसलिए। लेकिन बेसिकली अगर फादर कहलाए, फादर ऑफ नाम, तो ये 3 ही कंट्रीज वाले हैं। 3 कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के थे, जोसेफ ब्रोज टीटो जो यूगोस्लेविया के थे, और गमल अब्देल नसेर जो कि इजिप्ट के थे। इसके अलावा जो 2 मेंबर और थे वो है कवाने नक्रुमा जी जो कि गाना के थे, और सुक्रानो जी जो इंडोनेशिया के थे। तो ये 5 मेंबर थे जिन्होंने एक तरह से नाम को आगे बढ़ाया, चलाने की शुरुआत करी। लेकिन अगर हम बोलें कि फादर ऑफ नाम कौन है, तो फादर ऑफ नाम ये 3 मेंबर्स है। ठीक है भाई, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे जानते हैं कि द नॉन अलाइंड मूवमेंट जो नाम है इज अ फॉर्म ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स, दोज आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। कि आज के टाइम में अगर हम देखें ना, तो आज के टाइम में नॉन अलाइंड जो मूवमेंट बना हुआ है, जो ये बनी हुई है संस्था, इसके अंदर 120 डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है भी, जो किसी भी पावर ब्लॉक के अगेंस्ट नहीं है, किसी के भी साथ नहीं है, यानी कि अपनी अलग है, एक नाम बना के 120 कंट्रीज। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, उसमें हम आगे इसके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे और एम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अभी इस वीडियो में इसके बेसिक सारी चीजें बता देता हूं। और क्या देखते हैं भाई कि आफ्टर द यूनाइटेड नेशन इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, कि अगर यूएन को हम छोड़ दिया जाए तो यूएन के बाद में एक इतनी बड़ा जो ग्रुप है ना, वो कोई तो वही दूसरा ग्रुप है जो इतना बड़ा है। यूएन को छोड़ दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन है ना, जो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये है नाम। अब इसमें देखो भाई, द कंट्रीज ऑफ द नाम रिप्रेजेंट नियरली 2/3 ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर। यूनाइटेड नेशन के मेंबर लगभग कितने, 193 उसके मेंबर्स है, 2 उसमें ऑब्जर्वर कंट्री है। तो उन 193 मेंबर्स के 2/3 कंट्रीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाम को। यानी कि 193 कंट्री में से 2/3 कंट्रीज कहां पे है, नाम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, और लगभग जो 55% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कंटेन भी करती है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी नाम के बारे में, कि नाम है क्या। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, नाम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, फिर नाम की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने देख लिया नाम के आर्किटेक्ट्स कौन थे, उसके बाद में हमने ये जान लिया कि नाम में एट प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नाम के ऑब्जेक्टिव क्या है या इसके फीचर क्या है, इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके क्या इसके फीचर्स है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।